नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हूं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 57 साल बाद अर्जेंटीना पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी। माइली मुलाकात से बढ़ेगी रणनीतिक साझेदारी। दलाई लामा बोले, अब लोकितेश्वर का आशीर्वाद है, 130 साल तक जीने की इच्छा। भगोड़े नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी की अमेरिका में गिरफ्तारी। भारत भेजने की तैयारी हुई तेज। सुप्रीम कोर्ट में अब ओबीसी कर्मचारियों को भी मिलेगा आरक्षण। सीजेआई ने बदले नियम। 20 साल बाद मंच पर ठाकरे बंधु साथ साथ। महाराष्ट्र में सियासत का नया मोड़। ठाकरे बंधुओं की रैली पर फडणवीस का तंज। विजय रैली नहीं, रुदाली सभा थी। और मुंबई में भाषा की जबरदस्ती पर अठावले गरजे। मराठी का सम्मान पर दादागिरी नहीं चलेगी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना पहुंच चुके हैं। वहां ब्यूनस आयर्स एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। ये दौरा 57 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला द्विपक्षीय दौरा है और इसे भारत अर्जेंटीना रिश्तों के लिए एक ऐतिहासिक भी माना जा रहा है। पीएम मोदी राष्ट्रपति जेवियर माइली से मुलाकात कर रक्षा, ऊर्जा, कृषि, खनन, निवेश और व्यापार जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी को गहरा करने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इसे बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। पीएम मोदी ने दौरे से पहले कहा है कि अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका में भारत का अहम साझेदार है और G20 में दोनों देशों का सहयोग बेहद मजबूत रहा है। इससे पहले पीएम मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर थे, जहां उन्हें उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। अर्जेंटीना के बाद वो ब्राजील रवाना होंगे और फिर नामीबिया में अपनी यात्रा का समापन करेंगे। धर्मशाला से आई आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी एक बड़ी खबर। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने 90वें जन्मदिन से पहले जो घोषणा की है, उसने उनके अनुयायियों में नई आशा जगा दी है। मेलक्लोटगंज के मुख्य बौद्ध मंदिर तुत्सुग लाखांग में आयोजित विशेष प्रार्थना समारोह में दलाई लामा ने कहा कि मैं 30 से 40 साल और जिंदा रहना चाहता हूं। अब लोकतेश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ है। दलाई लामा ने कहा कि वे 130 साल तक जीवित रहना चाहते हैं ताकि तिब्बती समुदाय और बौद्ध धर्म की सेवा करते रहें। उन्होंने हंसते हुए कहा कि वो इस सेवा से कभी पीछे नहीं हटेंगे। समारोह में देश विदेश से 15,000 से ज्यादा अनुयायी जुटे हुए थे, जो इस भावुक और प्रेरक संबोधन के गवाह बने। दलाई लामा ने उन अफवाहों पर भी विराम लगा दिया जो उनके उत्तराधिकारी को लेकर उड़ रही थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी कोई ऐसी घोषणा नहीं होने वाली और न ही उनकी सेहत को लेकर चिंतित होने की जरूरत है। तिब्बती प्रशासन ने भी यही दोहराया कि उनकी परंपरा किसी जल्दबाजी की इजाजत नहीं देती। अपने भाषण में दलाई लामा ने माओ त्से तुंग में अपनी ऐतिहासिक मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि माओ ने एक बार कहा था कि धर्म जहर है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि करुणा का भाव बनाए रखा। उनकी शिक्षाओं की आत्मा को दर्शाता है। 90वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में धर्मशाला में सप्ताह भर चलने वाले उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। रविवार को होने वाले मुख्य समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मुख्यमंत्री और हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे जैसे मेहमान शामिल होंगे। बौद्ध धर्म की ये महान परंपरा और दलाई लामा का ये उत्सव पूरी दुनिया को शांति, करुणा और दीर्घायु की प्रेरणा दे रहा है। भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी का नेटवर्क एक और बड़ी गिरफ्तारी के साथ ध्वस्त होता दिख रहा है। उसके भाई नेहल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत सरकार की ओर से भेजी गई प्रत्यर्पण याचिका पर कार्रवाई करते हुए अमेरिकी एजेंसियों ने 4 जुलाई को नेहल को हिरासत में लिया। गिरफ्तारी की पुष्टि खुद अमेरिका के अधिकारियों ने भारत सरकार को दी है। नेहल मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप हैं। जांच में सामने आया है कि वो नीरव मोदी की धोखाधड़ी की कमाई की गई ब्लैक मनी को सफेद करने में उसका सबसे भरोसेमंद सहयोगी था। प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया है कि नेहल ने कई
शेल कंपनियों के जरिए पैसे को अलग अलग देशों में ट्रांसफर किया है, जिससे ट्रांजैक्शन का ट्रैक करना मुश्किल हो सके। अब इस केस में अगली अहम तारीख 17 जुलाई है। अब अमेरिकी कोर्ट में प्रत्यर्पण पर सुनवाई होगी। इस सुनवाई के दौरान नेहल मोदी जमानत की याचिका भी दाखिल कर सकता है, लेकिन सरकारी वकील इसके विरोध की तैयारी में है। भारत की कोशिशें यही है कि उसे जल्द से जल्द देश लाकर कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। प्रत्यर्पण की कार्रवाई 2 बड़े अपराधों के आधार पर हो रही है। पहला मनी लॉन्ड्रिंग, जो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत दर्ज है, और दूसरा आपराधिक साजिश, जो आईपीसी की धारा 120B और 201 के तहत आता है। नीरव मोदी की गिरफ्तारी के बाद अब उसके नेटवर्क के अहम पिलर नेहल मोदी की गिरफ्तारी भारत की जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। देश में सामाजिक न्याय की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब शीर्ष अदालत की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को भी आरक्षण मिलेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी कर्मचारियों के लिए कोटा लागू किया था, और अब ओबीसी वर्ग को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने संविधान के अनुच्छेद 146(2) के तहत ये फैसला लिया है। 2 जुलाई को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। ओबीसी के साथ साथ शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को भी अब सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये आरक्षण भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार लागू किया जाएगा, यानी कि सरकार जिन पदों पर जो कोटा तय करती है वही सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियों पर भी लागू होगा। सीधी नियुक्तियों के साथ ही साथ पदोन्नति में भी ये व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अधिकारी एवं सेवक नियम 1961 में संशोधन किया गया है। एससी वर्ग को 15% और एसटी वर्ग को 7.5% कोटा पहले से ही लागू किया जा चुका है। अब ओबीसी कर्मचारियों को भी यह आरक्षण समान रूप से दिया जाएगा। हालांकि जरूरत पड़ने पर सीजेआई इस नीति में बदलाव या अपवाद की शक्ति रखेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में 2 दशक बाद कुछ ऐसा हुआ जो कभी सिर्फ अटकलों तक सीमित था। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर आए और अब एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में भी दिख रहे हैं। शिवसेना उद्धव दल के नेता संजय राउत ने साफ कर दिया है कि उद्धव की शिवसेना और राज की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आगामी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगी। मुंबई में आयोजित एक संयुक्त रैली में ठाकरे बंधुओं का ये मिलन ऐतिहासिक पल बन गया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर मंच पर ऐसी तस्वीर पेश की जिसे देखकर समर्थकों में जोश की लहर दौड़ गई। इस रैली की पृष्ठभूमि महाराष्ट्र सरकार की विवादास्पद भाषा नीति है, जिसमें हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का फैसला किया गया था। राज ठाकरे ने मैं हिंदी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन भाषा को जबरन थोपना लोकतंत्र के खिलाफ है। महाराष्ट्र जब एक होता है तो उसका असर पूरे देश में दिखता है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा महाराष्ट्र किसी भी राजनीति से बड़ा है। 20 साल बाद मैं और उद्धव साथ आए हैं। इसका कारण वही है जो बाला साहेब ठाकरे नहीं कर पाए, जो फडणवीस ने कर दिखाया। उद्धव ठाकरे ने मंच से ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन राज का समर्थन कर ये साफ कर दिया कि अब ठाकरे बंधु एक साथ हैं, कम से कम मंच पर और शायद मैदान में भी। इस एकता ने न सिर्फ शिवसेना और मनसे के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दी है, बल्कि बीजेपी समेत पूरे विपक्ष को भी अलर्ट मोड पर ला दिया है। कारण आजच्या कार्यक्रमाची घोषणा झाल्यानंतर साहजिकच आहे सगळ्यांचं लक्ष हे आज भाषणाकडे आहे। पण वैयक्तिक मला असं वाटतं की आज आमच्या भाषणांपेक्षा आमचं एकत्र दिसणं हे महत्त्वाचं आहे। सर्वप्रथम इकडे समोर सगळेजण बसलेत, ज्यांनी मराठी भाषेसाठी पक्षभेद विसरून एक मराठी माणसाची वज्रमूठ दाखवली, त्या सगळ्यांना धन्यवाद देतोय। दीपक पवार पण त्याच्यात आहेत, सगळेच आहेत, मुणगेकर साहेब आहेत, सुप्रियाताई आहेत, सगळेच आहेत। अगदी राज तू सगळ्यांची शाळा काढली, मला एका प्रश्नाचं उत्तर पाहिजे, मोदींची शाळा कोणती? सगळ्यात उच्च शिक्षित आहेत। पण हे जे काय यांची मध्यंतर मी बोललो ना, भाजप ही अफवांची फॅक्टरी आहे। मधल्या काळात त्यांनी सुरू केलं होतं, उद्धव ठाकरेने हिंदुत्व सोडलं,
हिंदुत्व ही कोणत्याही भाषेची मक्तेदारी नाही. आम्ही अस्सल मराठी बोलणारे तुमच्याही पेक्षा जास्त कडवट कट्टर देशाभिमानी हिंदू आहोत. जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं. आता बऱ्याच सगळे चॅनल्सचे सगळे कॅमेरे तिकडे लागले, तिकडे लागले, इकडे लागलेत. आता संध्याकाळी सगळं सुरू होईल. आता काय वाटतं, काय दोघांची बॉडी लँग्वेज कशी होती? कोणी कमी हसलं का, कोणी जास्ती हसलं का, कोणी बोलतायत का? आपल्याकडे मूळ विषय सोडून इतर गोष्टींमध्येच फार रस असतो अनेकांना. खरं तर आजचा हा मेळावा, मोर्चालाही तीच घोषणा होती, आजच्या मेळाव्यालाही तीच घोषणा आहे की कुठचाही झेंडा नाही, मराठी हाच अजेंडा. माझ्या मराठीकडे, माझ्या महाराष्ट्राकडे वेडावाकड्या नजरेने पाहायचं नाही कोणी. खरं तर हा प्रश्नच अनाठाई होता, काही गरजच नव्हती. हे कुठून अचानक हिंदीचं आलं मला काही कळलं नाही मला. आणि हिंदी कशासाठी? हिंदी कोणासाठी? हिंदी त्या लहान लहान मुलांवरती जबरदस्ती करताय तुम्ही. कोणाला विचारायचं नाही, शिक्षण तज्ज्ञांना काही विचारायचं नाही, कोणाला काही विचारायचं नाही. बस आमची सत्ता आहे, आमच्याकडे बहुमत आहे, आम्ही लादणार. तुमच्या हातात सत्ता असेल ती विधान भवनात, आमच्याकडे सत्ता आहे रस्त्यावर. बहरहाल अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की ये कवायद सिर्फ एक साथ मंच तक ही सीमित रहेगी या आने वाले बीएमसी और अन्य निकाय चुनावों में भी वोट बैंक की ताकत बनकर उभरेगा? जो भी हो, ठाकरे परिवार का ये पुनर्मिलन महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ जरूर लाया है. मुंबई में करीब 18 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे ये दोनों भाई एक साथ मंच पर नजर आए, जहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने बीजेपी और मुख्यमंत्री फडणवीस पर तीखे सवाल किए. राज ठाकरे ने व्यंग करते हुए कहा कि जो बाला साहेब नहीं कर पाए वो फडणवीस ने कर दिखाया. दोनों भाइयों को एक कर दिया है. अब इस बयान पर खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने करारा जवाब दिया है. उन्होंने कहा है कि धन्यवाद राज ठाकरे, आपने मुझे एकता का श्रेय दिया. ये मेरे लिए बाला साहेब का आशीर्वाद है. लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि ये विजय रैली नहीं बल्कि रुद्दाली सभा थी, जिसमें सत्ता की भूख और दुख भरी बातें थी. मराठी गौरव का कोई जिक्र नहीं. फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को घेरते हुए कहा कि पिछले 25 सालों से बीएमसी पर शिवसेना काबिज है, लेकिन मराठी लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया. अब जब हमने बीडीडी चौल और पात्रा चौल जैसे इलाकों में मराठी परिवारों को बेहतर घर दिए तो इन्हें दर्द हो रहा है. पहिल्यांदा तर मी राज ठाकरेंचे आभार मानतो की त्यांनी या ठिकाणी दोन बंधू एकत्रित येण्याचं श्रेय मला दिलं. श्रद्धेय बाळासाहेबांचे आशीर्वाद हे मलाच मिळत असतील. पण मला असं सांगण्यात आलं होतं की विजय मेळावा होणार आहे, पण त्या ठिकाणी रुदालीचं भाषण देखील झालं आणि मराठीबद्दल एक शब्द न बोलता आमचं सरकार गेलं, आमचं सरकार पडलं, आम्हाला सरकारमध्ये द्या, आम्हालाच निवडून द्या, हा मराठीचा विजय उत्सव नव्हता, ही रुदाली होती. त्या रुदालीचं दर्शन ते त्या ठिकाणी आपण घेतलेलं आहे. मुळात त्यांना असूया आहे की 25 वर्ष महानगरपालिका त्यांच्याकडे असताना दाखवण्यालायक ते काहीच काम करू शकले नाहीत. पण मोदीजींच्या नेतृत्वात आम्ही ज्या प्रकारे मुंबईचा चेहरा बदलवला, त्यांच्या काळामध्ये मराठी माणूस मुंबईतनं हद्दपार झाला
आम्ही पीडीडी साईतल्या मराठी माणसाला, पत्रा साईतल्या मराठी माणसाला, अभ्युदयनगरच्या मराठी माणसाला हक्काचं मोठं घर हे त्याच ठिकाणी दिलं, याची असूया त्यांच्या मनामध्ये आहे. पण मी नेहमी सांगतोय, पब्लिक हे सब जानती आहे. त्यामुळे मुंबईतला मराठी असो की अमराठी, सगळेच आमच्या सोबत आहे. आम्ही मराठी आहोत, आम्हाला मराठी असण्याचा अभिमान आहे, मराठी भाषेचा अभिमान आहे. पण त्याच वेळी आम्ही हिंदू आहोत, आम्हाला हिंदुत्वाचा अभिमान आहे. आणि आमचं हिंदुत्व हे सगळ्यांना सोबत घेऊन चालणार आहे हिंदुत्व. मराठी अस्मिता पर दोनों पक्षों की ये जुबानी जंग मुंबई निकाय चुनाव से पहले बड़ा सियासी संकेत दे रही है. मुंबई में एक बार फिर से भाषा को लेकर सियासी तापमान चढ़ा हुआ है. हिंदी बनाम मराठी विवाद पर अब केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बड़ा बयान दिया है. एक निजी न्यूज एजेंसी से बातचीत में आठवले ने कहा कि इन दिनों मुंबई में भाषा के नाम पर दादागिरी चल रही है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए. उन्होंने दो टूक कहा, मराठी हमारी मातृभाषा है, उसका सम्मान जरूरी है, लेकिन किसी को डराना या अपमानित करना अपराध है. दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 1ली से 5वीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर शामिल करने की बात कही थी, लेकिन विवाद बढ़ने पर सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा. रामदास आठवले ने साफ कहा है कि मुंबई में सभी भाषा, क्षेत्र और जातियों के लोग आते हैं. यहाँ रहने वाले छोटे व्यापारी, कामगार और आम नागरिकों को किसी भी भाषा के कारण प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से अपील की है कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और मुंबई की एकता, समानता की पहचान को बचाकर रखा जाए. खबरों में यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर. केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए बड़ा फैसला लिया है. एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास नियम 2025 को अधिसूचित कर दिया गया है. अब देश भर की वक्फ संपत्तियों की जानकारी एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल पर दर्ज की जाएगी. हर संपत्ति को एक यूनिक पहचान संख्या दी जाएगी ताकि भविष्य में उसकी ट्रैकिंग आसान हो सके. वक्फ संपत्तियों की देखरेख करने वाले अपने मोबाइल और ईमेल के जरिए संपत्तियों को पोर्टल पर पंजीकृत कर सकेंगे. यदि किसी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ घोषित करने की शिकायत मिलती है तो 1 साल के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा. इस पोर्टल और डेटाबेस की जानकारी संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे, जबकि राज्य में भी नोडल अधिकारी की नियुक्ति जरूरी होगी. इन नियमों को इसी साल अप्रैल में संसद से पास वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया है. इससे संपत्तियों की निगरानी मजबूत होगी, विवादों पर लगाम लगेगी और व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा के नागरा तराई क्षेत्र में अपने खेत में धान की रोपाई कर सबको चौंका दिया. खुद खेत में उतरकर उन्होंने किसानों के श्रम, त्याग और समर्पण को नमन किया और अपने बचपन की यादों को भी ताज़ा किया. सीएम धामी ने इस मौके पर उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत हुडकिया बोल के जरिए भूमिया, इंद्र और मेघ देवताओं की भी वंदना की. धान रोपाई के दौरान पारंपरिक गीतों और वाद्य यंत्र हुडका की धुन पर जो लोक भावना उभरी, उसने पूरे माहौल को जीवंत कर दिया. सीएम धामी ने कहा, अन्नदाता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है बल्कि हमारी संस्कृति के भी असली संवाहक हैं. सोशल मीडिया पोस्ट पर सीएम धामी ने खेतों से अपनी तस्वीरें शेयर कर इस पल को व्यापक संदेश में बदल दिया. उत्तराखंड की लोक परंपरा और युवा पीढ़ी के बीच की दूरियां पाटने की ये एक प्रेरणादायक कोशिश मानी जा रही है.
महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद के बीच देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हर साल 3 अक्टूबर को शास्त्रीय मराठी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके साथ ही 3 से 9 अक्टूबर तक शास्त्रीय मराठी भाषा सप्ताह भी आयोजित किया जाएगा। ये फैसला केंद्र सरकार द्वारा मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के बाद लिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि 2500 वर्षों से अधिक पुरानी मराठी भाषा की समृद्ध परंपरा, साहित्य और विरासत को संरक्षित किया जाए और लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़े। मराठी भाषा विभाग ने सभी सरकारी विभागों, संस्थाओं को निर्देश जारी किया है कि वे इस सप्ताह के दौरान कार्यक्रम आयोजित करें और इसकी विस्तृत रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक भाषा निदेशालय को सौंपें। सरकार ने कहा है कि इन कार्यक्रमों के लिए अलग से बजट नहीं दिया जाएगा, बल्कि खर्च विभागों के नियमित बजटीय आवंटन से ही पूरा किया जाएगा। भगवान राम के भक्तों के लिए अब भक्ति और दर्शन दोनों का सुनहरा अवसर सामने आया है। IRCTC 25 जुलाई 2025 से शुरू कर रहा है श्री रामायण यात्रा, एक ऐसी विशेष ट्रेन सेवा जो भगवान राम से जुड़े 30 से अधिक तीर्थ स्थलों की यात्रा कराएगी। ये ट्रेन भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन के रूप में चलेगी, जिसमें 3rd AC से लेकर 1st AC कूप तक की सुविधाएं होंगी। दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शुरू होकर ये यात्रा अयोध्या, नंदीग्राम, जनकपुरी, बक्सर, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, नासिक, हम्पी और रामेश्वरम तक जाएगी। यात्रा के दौरान यात्रियों को श्री राम जन्मभूमि, सीता जन्मस्थल, राम जानकी मंदिर, संकट मोचन, काशी विश्वनाथ और त्र्यंबकेश्वर जैसे प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे। सड़क मार्ग से भी चित्रकूट और श्रृंगेश्वरपुर जैसी जगहों की यात्रा कराई जाएगी। इस ट्रेन में 2 रेस्टोरेंट कोच, मॉडर्न किचन, शावर, क्यूबिकल्स, सेंसर बेस्ड शौचालय और CCTV सुरक्षा की सुविधा दी गई है। फुट मसाजर और टूर मैनेजर की मौजूदगी से खास बनाती है। हर यात्री को शुद्ध शाकाहारी भोजन और 3 स्टार होटल में रुकने की व्यवस्था मिलेगी। ये यात्रा कुल 17 दिन की होगी और इसका किराया 3rd AC के लिए 1,17,975 से शुरू होकर 1st AC कूप के लिए 1,79,515 रुपये तक रखा गया है। IRCTC का कहना है कि पिछले 4 यात्राओं की तरह इस बार भी तीर्थ यात्रियों का उत्साह चरम पर है। राम नाम में लीन श्रद्धालुओं के लिए ये ट्रेन न सिर्फ एक धार्मिक अनुभव है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक दर्शन की भी एक अद्भुत यात्रा है। और आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अनुराग बसु की मोस्ट अवेटेड फिल्म मेट्रो इन दिनों 4 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और पहले ही दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 3.35 करोड़ की कमाई करते हुए साबित कर दिया है कि मल्टी स्टारर फिल्मों का क्रेज अभी भी बरकरार है। सारा अली खान की ये 2025 की दूसरी फिल्म है और इस फिल्म में वो आदित्य रॉय कपूर, नीना गुप्ता, अनुपम खेर, पंकज त्रिपाठी, अली फजल और कुंकना सेन शर्मा जैसे मंझे हुए कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं। ये फिल्म 2007 की लाइफ इन अ मेट्रो का स्पिरिचुअल सीक्वल मानी जा रही है। इस बार भी निर्देशन की कमान अनुराग बसु ने ही संभाली और संगीत प्रीतम ने दिया है। फिल्म में 4 जोड़ों की कहानी दिखाई गई है जो अलग अलग शहरों में रहकर रिश्तों की जटिलताओं से गुजरते हैं। हालांकि क्रिटिक्स से फिल्मों को मिला जुला रिव्यू मिला है, लेकिन ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता में इसे अच्छा रिस्पांस मिला है। अब देखना होगा कि वीकेंड पर फिल्म की कमाई में कितना और उछाल आता है।
बात करते हैं सलमान खान की। सलमान खान एक बार फिर से तैयार हैं दर्शकों को चौंकाने और गूज़ बॉम्ब्स खड़े कर देने के लिए। इस बार पर्दे पर दिखेगा भाईजान का अब तक का सबसे रौद्र रूप। बैटल ऑफ गलवान का फर्स्ट मोशन पोस्टर आउट हो चुका है और पोस्टर देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं। सलमान खान इस फिल्म में एक भारतीय सेना अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे। चेहरे पर खून, आंखों में आक्रोश और हाथ में कटीले तार से लिपटा डंडा। ये लुक जितना दमदार है उतना ही सच्ची घटना पर आधारित भी। फिल्म की कहानी साल 2020 में गलवान घाटी में हुई भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी टकराव पर आधारित है। पोस्टर पर लिखा है, समुद्र तल से 15,000 फीट ऊपर इंडिया ने लड़ी सबसे खूनी जंग, वो भी बिना गोली चलाए। सलमान का ये पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक फैन ने लिखा, भाईजान को देखकर रोंगटे खड़े हो गए, तो दूसरे ने लिखा, इस बार तूफान नहीं ज्वालामुखी आने वाला है। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद सलमान खान, जबकि डायरेक्शन की कमान संभाली है शूट आउट एट लोखंडवाला फेम अपूर्व लाखिया ने। फिल्म में सलमान के साथ दिखेंगे अंकुर भाटिया और हर्षिल शाह और म्यूजिक देंगे हिमेश रेशमिया। बैटल ऑफ गलवान 2026 में रिलीज होगी। हालांकि तारीख को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है। ये फिल्म सिर्फ एक वॉर ड्रामा नहीं बल्कि भारत के उन 20 वीर शहीदों की श्रद्धांजलि है जिन्होंने गलवान घाटी में बिना गोली चलाए देश की मिट्टी की हिफाजत करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। और अब जब सलमान खान उसी संघर्ष की कहानी पर्दे पर ला रहे हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि रील का रियल हीरो कैसे निभाता है देश के असली हीरो का किरदार। बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरहिट फ्रेंचाइजी क्रिश अब अपने चौथे पार्ट के साथ तैयार है और इस बार धमाका थोड़ा बढ़ा है और कहेंगे तो तिगना है। जी हां, क्रिश 4 को लेकर जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो इस बार निर्देशन खुद ऋतिक रोशन करने वाले हैं। राकेश रोशन इस बार डायरेक्शन की कमान बेटे को सौंप चुके हैं और ये क्रिश की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म होगी। इतना ही नहीं, क्रिश 4 में ऋतिक 1-2 नहीं बल्कि 3-3 किरदारों में दिखाई देंगे। पहले जहां डबल रोल में उन्होंने फैंस का दिल जीता था, अब ट्रिपल धमाका तय माना जा रहा है। और अब बात उस किरदार की जिसका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जादू। कोई मिल गया कि उस एलियन कैरेक्टर को लेकर खबर है कि क्रिश 4 में उसकी भी वापसी हो सकती है। एक फिल्मी रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में जादू को फिर से एक अहम प्लॉट के तहत शामिल किया जा रहा है। हालांकि मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस अब इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। अब बात करें लीडिंग लेडीज की तो क्रिश 4 में 3 हीरोइनें होंगी और ये तीनों कोई नहीं बल्कि पुरानी फ्रेंचाइजी का हिस्सा रह चुकी हैं, रेखा, प्रीति जिंटा और प्रियंका चोपड़ा। मतलब कोई मिल गया से लेकर क्रिश 3 तक का पूरा कनेक्शन इस बार एक ही फ्रेम में दिखने वाला है। फिल्म की शूटिंग साल 2026 के पहले क्वार्टर में शुरू होने की संभावना है, लेकिन उससे पहले ऋतिक रोशन नजर आएंगे वॉर 2 में, जो इस साल 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि सुपर हीरो क्रिश एक बार फिर से लौटने वाला है और इस बार खुद अपनी उड़ान डिजाइन करेगा। वेब सीरीज पंचायत 4 की धमाकेदार सफलता के बाद अब मेकर्स ने इसका जश्न मनाने का एक नया तरीका खोज निकाला है। सोशल मीडिया पर रिलीज हुई इस सीजन की कास्ट की नई तस्वीरें इन दिनों खूब वायरल हो रही हैं। फोटोशूट में पूरा फुलेरा गांव ही जैसे ग्लैमर की दुनिया में उतर आया है। पिकल बॉल थीम पर आधारित इस रेट्रो स्पोर्टी फोटोशूट में कलाकारों को बेहद स्टाइलिश अवतार में देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं सचिव जी और रिंकी यानी कि जितेंद्र कुमार और संविका की रोमांटिक तस्वीरें। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब नजर आ रहे हैं और फैंस को उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अब ऑफ स्क्रीन अंदाज में भी बहुत पसंद आ रही है। फोटो शूट में सचिव जी और रिंकी का कपल लुक टेनिस कोर्ट के कूल सेटअप में दिख रहा है, जहां दोनों फैशनेबल आउटफिट्स में पोज करते नजर आ रहे हैं। वहीं नीना गुप्ता का सशक्त और ग्लैमरस लुक भी चर्चा में बना हुआ है। प्रधानी के रोल में दिखने वाली नीना जी हर बार की तरह इस बार भी अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींच रही हैं। विकास यानी कि चंदन रॉय भी सिंपल लुक से हटकर इस बार काफी स्मार्ट और ट्रेंडी दिखाई दे रहे हैं। फोटो में उनका बैठा हुआ पोज भी फैंस को खासा पसंद आ रहा है। विनोद का किरदार निभाने वाले अगर बात करें अशोक पाठक की, तो वो और बनराकस के रूप में नजर आने वाले दुर्गेश कुमार भी अपने नए लुक में चर्चा बटोर रहे हैं।
दोनों कलाकार एकदम अलग और नए अवतार में सामने आए हैं, जैसे मैदान के खिलाड़ी या कोच। कांति देवी की बात की जाए तो उनका रोल भी सुनीता राजभर ने किया। इस लुक में सुनीता रियल लाइफ की स्टाइलिश वर्जन लग रही हैं। सीरीज में भले ही उनका लुक साधारण रहता है, लेकिन रियल में वो बेहद ग्लैमरस नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर पंचायत 4 की टीम इस फोटोशूट के जरिए फैंस को एक नया सरप्राइज दे रही है, सीरीज की दुनिया से निकलकर एक बिल्कुल अलग फैशनेबल अंदाज में। तो अगर आपने ये तस्वीरें अभी तक नहीं देखी हैं तो इंस्टाग्राम पर जाइए और फुलेरा की नई स्टाइल स्टोरी का हिस्सा बन जाइए। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।